जब चांद अंधेरे में डूबता है, डर जाग उठता है। एक्लिप्स ऑफ हॉरर। मेरा नाम दानिश प्रकाश है और अगर ये पोस्ट फिर से हट गई तो कम से कम कहीं ना कहीं इसका एक निशान बचा रहे। इसी वजह से मैं ये सब लिख रहा हूँ। मैं पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मुझे तीसरे चरण में एक सरकारी साइट पर भेजा गया था। यह जगह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास एक पुराने, लगभग भूले हुए औद्योगिक इलाके के बाहर बनी है। आसपास छोटे छोटे गांव हैं, पत्थर की खदानें हैं, सूखी पगडंडियां हैं और एक ऐसा इलाका है जहां शाम के बाद लोग बिना वजह रुकना पसंद नहीं करते। जिस संरचना पर मुझे काम के लिए भेजा गया वह लगभग 20 साल से बंद पड़ी थी। सरकारी फाइलों में उसका नाम कुछ और है, लेकिन स्थानीय लोग उसे बस टावर वाला ढांचा कहते हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उसका निर्माण 60 के दशक में शुरू हुआ था। काम कई दशक तक टुकड़ों में चलता रहा। फिर 90 के दशक के आसपास अचानक बंद कर दिया गया। बंद क्यों हुआ, इसका कोई साफ जवाब नहीं। जो फाइलें हमें दी गईं, उनमें ज्यादातर पन्ने अधूरे थे। कुछ जगहों पर पूरा पैराग्राफ काला किया हुआ, कुछ पर सिर्फ इतना लिखा कि कार्य स्थगित, और आगे कुछ नहीं। कागजों के हिसाब से यह एक फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर था, यानी ऐसी जगह जहां वातावरण में घूमने वाले संकेत, रेडियो व्यवधान और ऊंचाई के हिसाब से बदलते कंपन रिकॉर्ड किए जाने थे। डिजाइन देखकर यही लगता है कि अलग अलग स्तरों पर डेटा लेने का इरादा था, मगर असली अजीब बात यह है कि वहां कभी कोई पूरा सिस्टम लगाया ही नहीं गया। एंटीना नहीं, कंट्रोल मॉड्यूल नहीं। जिन प्लेटफॉर्म पर मशीनें लगनी थीं वे खाली। दीवारों में पाइपिंग है, कंड्यूट हैं, केबल ट्रे हैं, मगर किसी जीवित सिस्टम से उनका रिश्ता नहीं। वहां ऐसा कुछ भी नहीं जो साबित करे कि वह जगह कभी सच में चालू हुई थी। मेरा काम सिर्फ इतना था कि पुरानी इलेक्ट्रिकल लाइनिंग, पैनल और सपोर्ट सिस्टम की हालत देखूं और रिपोर्ट बनाऊं कि आगे का काम फिर से शुरू किया जा सकता है या नहीं। लेकिन जो निर्देश मिले वे बहुत अजीब थे, इतने सख्त कि उनमें समझदारी से काम लेने की भी गुंजाइश नहीं थी। बस इतना करो जितना कहा गया है। सवाल मत पूछो, सूची के बाहर कुछ मत छुओ और साइट के निचले केंद्रीय हिस्से में बिना अनुमति अकेले प्रवेश मत करो। पहली बार जब मैंने वहां के लोकल नेटवर्क से अपना लैपटॉप जोड़ा तो सिस्टम में कुछ करप्टेड फाइलें दिखीं। वे पहले नहीं थीं। मैंने उन्हें खोलने की कोशिश की, मगर कुछ भी नहीं खुला। उस दिन मैंने बात वहीं छोड़ दी। 3 दिन पहले मैंने फिर उसी नेटवर्क से दोबारा कनेक्ट किया। वही फाइलें फिर वहीं थीं। इस बार वे खुल गईं। मैंने अपने सिस्टम में इन दोनों मौकों के बीच कुछ भी नहीं बदला था। स्कैन भी चलाया, कोई वायरस नहीं, कोई थ्रेट नहीं। लेकिन जो खुला वह साधारण खराब फाइल जैसा नहीं था, वह कुछ और था। फाइलें वीडियो डायरी जैसी थीं, पर ज्यादातर स्क्रीन काली, बीच बीच में कुछ टूटे हुए फ्रेम, जैसे कोई तस्वीर बनने से पहले ही फट रही हो। मैं जो ऑडियो निकाल पाया वही यहाँ रख रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे लगने लगा है कि इन रिकॉर्डिंग्स में जिस जगह का जिक्र है वह वही ढांचा है जहां मैं इस वक्त काम कर रहा हूं। और अगर ये सच है तो बात सिर्फ अजीब नहीं, बहुत खराब है। पहली फाइल का नाम था log 801 डिसिंक और उसमें एक औरत की आवाज थी। शुरू में बस हल्की सांस, कुछ कपड़े या कागज के हिलने की आवाज।
फिर वह बोलती है, कहती है कि उसके साथ ऐसे पल आने लगे हैं जब वह अचानक रुक जाती है और जब 1 मिनट पहले किए जा रहे काम पर लौटना चाहती है तो वहां कुछ भी नहीं मिलता। जैसे जो विचार, जो इरादा, जो काम अभी हाथ में था वह 1 सेकंड में पूरी तरह मिट गया हो। कमरे में सब वैसा ही रहता है, चीजें अपनी जगह पर, कुछ बदला नहीं, मगर दिमाग से वह हिस्सा गायब। वह कहती है कि उसने कोशिश की है देखने की कि यह किसी खास समय पर होता है या किसी खास जगह, मगर वह चीज टिकती ही नहीं। आती है और फिर सब ऐसे सामान्य हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रिकॉर्डिंग में यही पहली बार उसकी सांस हल्की कांपती है, जैसे उसे सिर्फ भूलने से डर नहीं बल्कि इस बात से डर है कि वह भूलना शुरू कब हुआ यह भी याद नहीं रख पा रही। फिर ऑडियो थोड़ा टूटता है और वह एक आवाज का जिक्र करती है, बहुत हल्की सी गुनगुनाहट, इतनी मामूली कि पहले उसे लगा फ्रिज की आवाज होगी, फिर टीवी। वह खुद पर हल्का सा हंसती है, पर हंसी खाली है, थकी हुई, जैसे कोई अपने डर को सामान्य घरेलू चीज साबित करना चाह रहा हो। वह कहती है कि उस जमाने में इतने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं थे कि हर तरफ ऐसी आवाज बनी रहे, लेकिन धीरे धीरे उसने वही गुनगुनाहट घर के बाहर भी सुननी शुरू कर दी। वह आवाज अगर ध्यान से सुनो तो तेज और नुकीली लगती, मगर कभी खुद को जबरन थोपती नहीं, जैसे उसे अपनी सीमा मालूम हो, जैसे वह दिमाग के पीछे बैठकर रहने वाली चीज हो। शायद इसी वजह से उसने उसे शुरुआत में खतरा नहीं माना, क्योंकि जो चीज हमेशा से तुम्हारे भीतर रही हो तुम उसे अजनबी नहीं समझते, तुम उसे अपनी आदत समझ लेते हो। वह बार बार याद करने की कोशिश करती रही कि उसने वह आवाज पहली बार कब सुनी थी। उसे लगता है ये बात तो याद होनी ही चाहिए, मगर हर बार जब वह पीछे लौटने की कोशिश करती याद हाथ से फिसल जाती। उसे याद है कि उसने इस बारे में कभी सोचा था, लेकिन यह नहीं कि वह सोचना कब शुरू हुआ। फिर वह लगभग खुद से कहती है, नहीं यह जरूरी है, होना चाहिए। उसी समय किसी सख्त सतह पर बहुत हल्की टक की आवाज आती है, जैसे कमरे में उसके अलावा कुछ और भी मौजूद हो। फिर वह कहती है कि पिछले हफ्ते उसका ब्रेन स्कैन हुआ था। डॉक्टरों ने कहा सिर दर्द और भूलने की वजह समझनी है। उसने उन्हें चक्कर, सिर दर्द, याददाश्त में खालीपन सब बताया, लेकिन उस गुनगुनाहट का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया यह उसे खुद नहीं पता। उस समय उसे वह बात अहम नहीं लगी। फिर वह स्कैन मशीन का जिक्र करती है, बड़ा सा बंद सुरंग जैसा यंत्र जिसमें उसे बिल्कुल स्थिर लेटना था। वह कहती है कि उस समय उसे घुटन हुई, जैसे किसी लोहे के बक्से में बंद कर दिया गया हो, और उस दौरान भी वह आवाज उसके साथ थी, हमेशा की तरह, बस मौजूद। वह मशीन की लय गिन रही थी, शायद उस गुनगुनाहट की तुलना उससे कर रही थी, मगर उसे याद नहीं कि दोनों का तालमेल था या नहीं। स्मृति वहीं टूट जाती है। फिर कुछ पल की चुप्पी। उसके बाद वह कहती है कि स्कैन के बाद कुछ बदल गया। उसे शायद उसी समय महसूस नहीं हुआ, बाद में घर लौटकर हुआ। वह रसोई में थी, सिंक के पास। तभी उसने वही आवाज फिर सुनी, मगर इस बार वह पहले की तरह दिमाग के पीछे नहीं बैठी थी। वह ज्यादा पास थी, ज्यादा तीखी, ज्यादा धारदार।
उसने सोचा शायद वह उस पर ज्यादा ध्यान दे रही है, इसलिए उसने उसे अनदेखा करने की कोशिश की। मगर जैसे ही उसने उसे उस तरह एक बार सुन लिया, वह आवाज पीछे नहीं गई, वह वहीं रही। और अगर वह उस पर ध्यान देती तो वह थोड़ा और आगे आ जाती, फिर थोड़ा और, फिर वहीं जम जाती। अब वह अपने आप पीछे नहीं हटती। इस हिस्से में उसकी आवाज टूटती है, जैसे रोना रोक रही हो। वह कहती है कि उसे भयानक सिर दर्द रहने लगे हैं, और जब वह उस आवाज को पीछे धकेलने की कोशिश करती है तो वह विरोध करती है। वह कहती है, मैं उसे महसूस नहीं करती। नहीं, महसूस सही शब्द नहीं, मैं उसे नोटिस करती हूं। और ये बात मेरे दिमाग में तब से फंसी है, क्योंकि कुछ चीजें सुनी नहीं जाती। वे धीरे धीरे तुम्हारे अनुभव का ढांचा बदल देती हैं। इसके बाद रिकॉर्डिंग में लगभग 2 मिनट की खामोशी है। पता नहीं फाइल टूटी हुई है या वह सचमुच चुप बैठी रही। फिर अचानक वह एक सड़क का जिक्र करती है, एक पुरानी खदान के पार जाती हुई सड़क। यह हिस्सा सुनते समय मुझे यहाँ की उस कच्ची सड़क की याद आई, जो हमारी साइट के पीछे के सूखे हिस्से से निकलकर पत्थर की बंद पड़ी खदान तक जाती है। स्थानीय लोग दिन में भी कम उधर जाते हैं। वह औरत कहती है कि उसने पहले कभी उस सड़क पर ध्यान नहीं दिया था। पता नहीं अब क्यों याद आ रही है। शायद किसी ने बातों बातों में उसका जिक्र किया था, किसी और विषय के बीच। अचानक उसने उस समय ध्यान नहीं दिया, पर अब लगता है देना चाहिए था। वह याद करने की कोशिश करती है कि यह बात किसने कही थी, और यहीं उसकी आवाज में पहली बार ऐसा डर सुनाई देता है जो चीजों को भूलने से नहीं, उन्हें जोड़ न पाने से पैदा होता है। वह कहती है कि उसे उस औरत का नाम पता है, उसने लिख भी लिया था ताकि भूल न जाए। नाम कागज पर अब भी है, सही दिखता है, ठीक पढ़ा जाता है, लेकिन किसी और याद से जुड़ता ही नहीं। जैसे वह नाम मौजूद है, पर ठोस नहीं, जड़ नहीं पकड़ता। उसे उस औरत के कुछ छोटे छोटे ब्यौरे याद हैं, जैसे वह वाक्य के बीच में रुक जाती थी, मगर उसका चेहरा, संबंध, संदर्भ कुछ भी टिक कर नहीं आता। अचानक तेज खड़खड़ाहट सी आती है और वह जल्दी से कहती है कि वही औरत थी जिसने उसे उस सड़क के बारे में बताया था। उसने कहा था, वहां जाकर यह चीज और बुरी हो जाती है, और आवाज वैसे नहीं फैलती जैसे बाकी जगह। वहां वह रुक जाती है। औरत हल्का सा हंसती है, मगर अब वह हंसी लगभग गले में अटकी हुई है। वह कहती है कि उसे ये बात समझ नहीं आई थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह चाहे तो उस आवाज को भगा सकती है। फिर वह बताती है कि वह कल वहां गई थी। जाने का इरादा नहीं था, बस गाड़ी चलाते चलाते मोड़ पार कर गई, फिर कहीं रुक गई, उतर गई। जमीन ऊबड़ खाबड़ थी। चलते समय उसे बार बार नीचे देखना पड़ता था ताकि पैर न फिसले, और हर बार नीचे देखने पर वह भूल जाती थी कि कितनी दूर चलाई है। उसने कदम गिनने शुरू किए। पहली बार 108 तक पहुंची। फिर ध्यान आया कि बीच के कई अंक उसने छोड़े थे। उसने फिर से शुरू किया। 20 से पहले ही गिनती टूट गई। फिर उसने छोड़ दिया। वह कहती है कि वह कुछ देर वहीं रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। बस इतना महसूस हुआ कि वह रुक गई है, जैसे रात में घर में अकेले बैठे हुए दूसरे कमरे से कोई बहुत छोटी आवाज सुनो और फिर बाकी आवाज का इंतजार करो, मगर वह आती ही न हो। वह कहती है कि जब तक वह उस संरचना के आधार तक पहुंची, उसे बहुत बुरा एहसास होने लगा था
कि वह उस गुनगुनाहट को उस पैदल सफर से कहीं ज्यादा देर से सुन रही है जितनी देर लगनी चाहिए थी। अब वह पहली बार उस संरचना का वर्णन करती है। नीचे एक अधूरा खुला हिस्सा, जहां दीवार पूरी होनी थी लेकिन कभी हुई नहीं, टूटा कंक्रीट। बाहर खड़े खड़े भीतर झांका जा सकता था। वह पास जाना चाहती थी मगर खुद को रोक लिया, शायद डर से। उसने दहलीज पार किए बिना भीतर देखने की कोशिश की। वह कहती है, अंदर का अंधेरा साधारण अंधेरा नहीं था। बाहर रोशनी ठीक थी, आसपास सब साफ दिख रहा था, मगर अंदर जैसे रोशनी एक बिंदु पर जाकर रुक जाती हो, जैसे वह और भीतर जाना ही नहीं चाहती। फिर वह एक बात कहती है जिसने मेरी रीढ़ में सचमुच ठंड उतार दी। वह कहती है कि उस दहलीज पर खड़े खड़े उसे बहुत तीव्रता से महसूस हुआ कि वह पहले भी वहां आ चुकी है। संरचना में नहीं, वह इसे पहचान लेती, बल्कि उस एहसास में जैसे वह दृश्य नया नहीं था, कहीं और से लौट कर आया हुआ। फिर उसकी आवाज बदल जाती है, पहली बार सचमुच बदल जाती है, जैसे वह किसी ऐसी स्मृति में उतर गई हो जहां से लौटना आसान नहीं। वह कहती है, और फिर मैं अंदर थी, बस ऐसे। मैं बाहर खड़ी थी और अगले पल अंदर, पीछे रोशनी रह गई थी। यही वह हिस्सा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया, क्योंकि यहां वह चलने का जिक्र नहीं करती, बस स्थिति बदल जाती है बाहर से भीतर, जैसे बीच का फैसला उसका अपना ही न रहा हो। वह कहती है कि अंदर पहुंचते ही उसे आवाज अलग तरह से महसूस हुई। अब वह दूर कहीं नहीं थी, वह हर तरफ थी, इतनी कि उसे अपनी सांस और उस गुनगुनाहट में फर्क नहीं समझ आ रहा था। वह तुरंत रुक गई। उसे बहुत तीव्र इच्छा हुई कि वह बिल्कुल स्थिर रहे। ऐसा लगा कि अगर वह हिली तो उसने किसी ऐसी चीज को छेड़ दिया होगा जिसने अभी अभी उसे नोटिस किया है। इसी बिंदु पर वीडियो में एक करप्टेड इमेज चमकती है। मैं उसे रिकवर नहीं कर पाया, मगर जितनी देर वह फ्रेम दिखा, मुझे ऐसा लगा जैसे उसमें कोई आकृति नहीं, बल्कि जगह खुद मुड़ रही हो। महिला आगे कहती है कि उस जगह को खाली लगना चाहिए था। वहां कोई स्वेच्छा से नहीं आता, न पियक्कड़, न आवारा, अधूरा ढांचा, शहर से दूर, कुछ भी नहीं। फिर भी उसे वह जगह खाली नहीं लगी, और वह किसी इंसान की मौजूदगी की बात नहीं कर रही। वह कहती है कि काश वहां कोई आदमी होता, क्योंकि आदमी होने से बात समझ में आती। बल्कि उसे सिर्फ इतना पता था कि वहां कुछ है, लेकिन वह उसे किसी आकार में रख नहीं पा रही थी। वह खुद को संभालने के लिए किसी ठोस चीज पर ध्यान टिकाना चाहती है। तभी उसे एक बड़ा पत्थर नुमा ब्लॉक दिखता है, जैसे उस पर कुछ लिखा हो, मगर रोशनी कभी उस पर सही से पड़ती ही नहीं। ये सुनते हुए मुझे हमारी साइट के बीच वाले हिस्से की याद आई, जहां सच में एक अजीब अनुपयोगी पत्थर रखा है, बिना इंजीनियरिंग कारण, बिना नक्शे से मेल खाए। मैंने पहले दिन उसे नोट किया था, फिर पुराना अवशेष कहकर छोड़ दिया। अब यह सब सुनने के बाद वह चीज मुझे बिल्कुल सामान्य नहीं लगती। महिला कहती है कि उसका पूरा ध्यान उसी पत्थर पर अटक गया। उसे लगा अगर वह उस पर लिखा पढ़ ले तो कुछ समझ में आ जाएगा। मगर तभी उसे दूसरी बात महसूस हुई। उसे अपनी सांस का एहसास नहीं हो रहा था। उसने जानबूझकर गहरी सांस लेने की कोशिश की, मगर लगा जैसे फेफड़े हिले ही नहीं। और फिर वह जो कहती है वही इस पूरी रिकॉर्डिंग का सबसे डरावना हिस्सा है। वह कहती है कि उसे अपनी सांस नहीं महसूस हुई, मगर शरीर के भीतर हर अंग महसूस हुआ। पेट का मचलना, गले का बंद होना,
आंखों का घबरा कर कांपना, हथेलियों का पसीजना, दिमाग पर वजन, आंतों की हलचल, और यह सब उस गुनगुनाहट के साथ लगभग ताल में था, जैसे उसका पूरा शरीर, उसकी अंदरूनी जैविक लय किसी बाहरी फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक हो रही हो। मैं सिंक शब्द यूं ही नहीं बोल रहा, क्योंकि हमारी साइट के पुराने बिजली पैनल में एक लाइन के पास हाथ से लिखा मिला था, डिले सिंक। हमने उसे बस पुरानी तकनीकी निशानी समझकर छोड़ दिया था। महिला आगे कहती है कि उसे लगा कुछ और पास आ गया है, इसलिए वह पीछे मुड़ी। उसने उस खुली जगह को देखना चाहा जिससे वह अंदर आई थी। शायद बस यह जांचना चाहती थी कि रास्ता अब भी वहीं है। उसने उसे घूरा, फिर बहुत सावधानी से कुछ कदम बढ़े और रुक गई। उसे लगा अब प्रवेश पास आ जाना चाहिए, मगर वह वहीं था जैसे पहले था। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर सोचती है शायद वह भूल गई कि चली थी, या फिर प्रवेश उससे दूर खिसक गया। वह फिर चलती है, इस बार जानबूझकर, ताकि खुद को साबित कर सके कि पिछली बार भ्रम नहीं हुआ था। मगर वह खुला हिस्सा उसी जगह बना रहता है, उसके देखने में जैसे वह हिली ही नहीं। फिर वह उल्टा एक कदम आगे बढ़ती है, यह परखने कि उसने दूरी गलत तो नहीं समझी। मगर तब भी कुछ नहीं बदलता। प्रवेश वहीं स्थिर, एक ही आकार में, एक ही दूरी पर। यहीं फाइल बुरी तरह टूटने लगती है। उसकी सांस तेज, फिर ऑडियो खिंच जाता है। आवाज रुकती नहीं, बस एक ही अधूरा सांस जैसा टुकड़ा लूप में अटक जाता है और फाइल वहीं करप्ट हो जाती है। यही तक ऑडियो बचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली समस्या इसके बाद शुरू होती है। मैं, दानिश, अब यह हिस्सा खुद जोड़ रहा हूं। फाइल बंद होने से पहले लगभग 3 मिनट तक वही अटका हुआ सांस जैसा स्वर और वही गुनगुनाहट साथ साथ लूप में चलते रहे। और यह बात समझ से बाहर है कि वीडियो की कुल अवधि सिस्टम में सिर्फ 1 मिनट 8 सेकंड दिखती है, जबकि असली प्लेबैक उससे कहीं लंबा था। मैंने फाइल प्रॉपर्टी देखी, कोई क्रिएशन डेट नहीं, कोई ट्रांसफर रिकॉर्ड नहीं। सिस्टम बस इतना कहता है कि फाइल ड्राइव में है, पर कब आई ये नहीं। मैंने फाइल एक बार हटाई भी, मगर साइट के नेटवर्क से दोबारा जुड़ते ही वह फिर उसी नाम से वापस आ गई। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, वही वजह है कि मैं ये सब यहां डाल रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा नहीं, मगर इतना डर जरूर है कि जिस जगह का जिक्र इस रिकॉर्डिंग में है, वह शायद वही संरचना है जहां मैं तैनात हूं। और यह संयोग मुझे इसलिए और परेशान कर रहा है क्योंकि इस परियोजना के पूरे होने में अब सिर्फ 9 हफ्ते बचे हैं। मुझे नहीं पता इतने साल बंद रहने के बाद काम अचानक फिर क्यों शुरू हुआ। मैंने वह फाइल कई बार सुनी, बार बार, इतने बार कि बाद में मुझे समझ नहीं आता था कि वह गुनगुनाहट रिकॉर्डिंग में है या कमरे में। पहली बार मैंने खुद को समझाया कि शायद देर तक हेडफोन लगाने का असर है। दूसरी बार मैंने सिस्टम का स्पीकर बंद कर दिया, फिर भी मुझे कुछ सुनाई देता रहा। तीसरी बार मैंने वीडियो बिना आवाज के चलाया, और कसम से कहता हूं, एक पल ऐसा आया जब मुझे लगा मेरी सांस उसकी रुकी हुई सांस के साथ ताल मिला रही है। उसी शाम मैंने साइट के पुराने नेटवर्क लॉग्स देखने की कोशिश की। कई हिस्से लॉग थे, जो खुला, उसमें टूटे हुए कनेक्शन, अनियमित पिंग और ऐसे टाइम स्टैम्प थे जो सिस्टम क्लॉक से मेल नहीं खाते, जैसे कुछ डेटा भविष्य से आया हो, या ऐसे समय से
जो दर्ज ही नहीं किया जा सकता। अगले दिन मैं संरचना के नीचे वाले हिस्से तक गया। आधिकारिक वजह थी वायरिंग ट्रे का निरीक्षण। असली वजह थी जांच करना कि ऑडियो की बातें कितनी सच हैं। दोपहर थी, मौसम साफ। फिर भी जैसे ही मैं उस अधूरे खुलाव के पास पहुंचा, कानों के पीछे हल्का दबाव बनने लगा, बिल्कुल वैसा जैसा विमान उतरते समय होता है। मैंने खुद को समझाया, शायद तनाव है, शायद गर्मी, शायद कुछ नहीं। मैं बाहर ही रुका, अंदर नहीं गया, बस दहलीज के बाहर। और उसी पल मैंने पहली बार वह आवाज सुनी। अगर तुमने कभी दूर के ट्रांसफार्मर की भनभनाहट सुनी है या पुराने ट्यूबलाइट चौक की, तो ये वैसी नहीं थी। ये ज्यादा महीन थी, मगर ज्यादा निजी, जैसे हवा में नहीं बल्कि दांतों के पीछे, आंखों के भीतर, गले की नमी के आसपास। और सबसे बुरी बात, वह स्थिर नहीं थी। मैं जितना ध्यान देता, वह उतनी साफ होती जाती। मैंने तुरंत पीछे हटना चाहा, मगर उसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने कदमों की लंबाई भूल गया हूं। कितना चला, कितनी दूरी है, सामने क्या, पीछे क्या, कुछ साफ नहीं। बस एक अधूरा धूसर ठंडा ढांचा, जिसके भीतर रोशनी वैसे नहीं गिर रही थी जैसे गिरनी चाहिए। और उसी क्षण मुझे समझ आया कि उस औरत ने अंधेरा नहीं, रोशनी का रुक जाना क्यों कहा था। मैंने नोटबुक निकाली, कुछ लिखने की कोशिश की। हाथ से बस एक सीधी रेखा निकली। फिर मुझे याद नहीं रहा कि लिखना क्या था। मैं बाहर ही था। फिर भी ऐसा लगा कि अगर एक कदम और बढ़ा तो लौटना आसान नहीं रहेगा। तभी मेरे दाएं कान के पास किसी हल्की सांस जैसा एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत पास खड़ा यह सुन रहा हो कि मैं डर कब मानता हूं। मैं तुरंत मुड़ा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन परिधि दृष्टि में मुझे लगा जैसे भीतर रखा पत्थर नुमा ब्लॉक थोड़ा सा दूसरी दिशा में मुड़ा हो। यह नामुमकिन है, वह भारी है, अचल है, मगर इस जगह पर अब नामुमकिन चीजें ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगने लगी हैं। मैं पीछे हटाया, लगभग भागता हुआ साइड ट्रेलर तक, और तब से मैंने दो बातें नोटिस की हैं। पहली, जब भी मैं ये फाइल सुनता हूं, उसके बाद घंटों तक साधारण इलेक्ट्रिकल हम, ऐसी लाइन नॉइज, सर्वर फैन, इन्वर्टर की भनभनाहट, सब मुझे एक ही पैटर्न में सुनाई देने लगते हैं। दूसरी, साइट के नेटवर्क से हटने के बाद भी कुछ करप्टेड फोल्डर अपने आप सिस्टम में फिर दिखने लगते हैं, जैसे मशीन को याद है कि मैंने क्या खोला था। आज सुबह मेरे वर्क स्टेशन पर एक नई अस्थाई फाइल दिखी। मैंने अभी तक उसे नहीं खोला। उसका नाम है लॉग 802 रिजोनेंस। मैं जानता हूं कि मुझे उसे नहीं खोलना चाहिए, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि शायद मैं खोलूंगा, क्योंकि यही इस जगह की सबसे बीमार सच्चाई है। डर यहां तुम्हें सीधे भागने पर मजबूर नहीं करता। पहले वह तुम्हें जिज्ञासु बनाता है, फिर तुम्हारी याददाश्त में छोटे छोटे छेद करता है, फिर तुम्हें अपने ही अनुभव पर शक करवाता है, और आखिर में तुम्हें उसी चीज के पास वापस ले जाता है जिससे तुम्हें दूर रहना चाहिए। अगर यह पोस्ट फिर से गायब हो जाए तो हो सकता है किसी ने इसे हटा दिया हो, या फिर मैं खुद इसे पूरा करने से पहले किसी दूसरी फाइल में उलझ गया हूं। बाकी ऑडियो भी जल्द साझा करूंगा, अगर कर पाया। और अगर अगली बार मैं जो सुनूं वह सिर्फ रिकॉर्डिंग के अंदर न हो, तो शायद मुझे समझ आएगा कि इस संरचना को इतने साल बंद क्यों रखा गया था। और शायद यह भी
कि कुछ ढांचे उपयोग के लिए नहीं बनाए जाते, कुछ जगहें बस इस इंतजार में छोड़ दी जाती हैं कि कोई वापस आए, सुने और धीरे धीरे अपनी ही सांस को किसी दूसरी पुरानी भूखी ध्वनि से अलग करना भूल जाए।